हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट बाय हिमांशु पे। फ्रेंड्स, आज की जो ये हमारी क्लास है, कल से जो हमने है वो हमारी जीके जीएस की क्लास में भारत की राज्य व्यवस्था से रिलेटेड एमसीक्यूज कर रहे हैं। आज भी हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, पर उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर ले, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ, पर प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासेस को शेयर कीजिए ताकि और बच्चे भी इन क्लासेस का बेनिफिट ले सकें। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। आपको बताना है कि भारत के जो संविधान है उसमें किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान जो है वो वर्णित नहीं किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति के, राज्यपाल के, भारत के मुख्य न्यायाधीश के या फिर भारत के उपराष्ट्रपति के। तो बताइए आपको इसका सही उत्तर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर रहेगा राज्य के राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 156(2) के अनुसार जो है वो राज्यपाल जो राज्यपाल है उसको राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र दे सकता है। भारत के संविधान में राज्यपाल को हटाने के लिए किसी भी प्रविधि का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, कौन करता है ये बताना है आपको। ऑप्शन है आपके प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर राज्यपाल। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रपति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिली है। आपको बताना है कि कौन से अनुच्छेद में जो है वो विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने की जो है वो इजाज़त मिली हुई है। आपके ऑप्शन है 168 में, 169 में, 170 में या 171 में। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर रहेगा वो है आपका अनुच्छेद 169 में। अनुच्छेद 169 में जो है वो संसद को किसी राज्य में एक परिषद बनाने की या समाप्त करने की अनुमति देता है। मतलब जो आपका आर्टिकल 169 है उसमें ये बात इंगित की गई है कि जो संसद है वो किसी भी राज्य में कोई भी एक राज्य परिषद को बना भी सकती है और समाप्त कर भी सकती है ना। अब क्या है इसमें कि जब कोई अब इसमें क्या विधानसभा का क्या रोल है कि जब राज्य में किसी भी प्रकार की कोई परिषद की स्थापना की जाती है संसद के द्वारा, तो विधानसभा के पास इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए एक प्रभाव रहता है। मतलब वो एक अनुमति पत्र देती है। ठीक है, इज दैट क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं। आपको बताना है कि भारतीय संविधान के अनुसार किसी विधानसभा में अधिकतम और न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। आपके ऑप्शन से 30 एवं 272, 80 और 540, 54 और 333 या फिर 60 और 500। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर रहेगा 60 से 500 तक। मतलब न्यूनतम जो है वो 60 सदस्य और अधिकतम जो है वो 500 सदस्य हो सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल कौन सा प्रमाणित करता है। क्वेश्चन है आपका कि भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है ना। मतलब आपको बताना है राज्यों में जो मुद्रा बिल होते हैं
उनको किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है? ऑप्शन है आपके राज्य विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा, राज्य वित्त मंत्री द्वारा, राज्य का राज्यपाल द्वारा या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो आपका सही उत्तर रहेगा राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन हैं आपके पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन वर्मा, दरबारी लाल शर्मा या फिर नफीसुल हसन। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर रहेगा पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास जो टंडन थे वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी और एक कर्मठ पत्रकार थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना दी गई है? आपको बताना है कि संविधान के किस भाग में जो है वो त्रिस्तरीय पंचायत समिति के निर्माण की बात कही गई है। और ऑप्शन से आपके भाग 9वें में, 10वें भाग में, 11वें भाग में या फिर 12वें भाग में। तो आपका जो इसका सही उत्तर रहेगा वो रहेगा 9th भाग में, है ना। 9वें भाग में इस तरह की परिकल्पना दी गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से क्या क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? आपको बताना है कि निम्न में से क्या जो है वो पंचायती राज के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन है आपके ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत और ग्राम सहकारी संस्था। तो बताइए इसका क्या उत्तर क्या रहेगा? इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, ग्राम सहकारी संस्था जो है वो ग्राम पंचायती राज के संस्था के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी ये जो तीनों हैं, मतलब ग्राम सभा, न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत जो है वो पंचायती राज संस्था के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की अनुशंसा की है? मतलब कहने का मतलब यह है कि भारतीय संविधान में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की व्याख्या की गई है उसकी अनुशंसा किसने की थी? आपके ऑप्शन से अशोक मेहता ने, LM सिंघवी ने, दिनेश गोस्वामी ने या फिर बलवंत राय मेहता ने। तो इसका सही उत्तर क्या है बताइए? इसका जो आपका सही उत्तर है वो है बलवंत राय मेहता समिति ने इसकी अनुशंसा की थी। इसके बारे में आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता दूं कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है वो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 1957 में किया गया था, जिसमें भारत के त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की गई थी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? आपके ऑप्शंस हैं भूमि सुधार की, पंचायती राज की प्रणाली की, मौलिक कर्तव्यों की या फिर राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों की। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आपका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, पंचायती राज प्रणाली की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायती सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है? आपके ऑप्शन है 1/4, 1/2, 1/3 या 2/3। तो आपका सही उत्तर रहेगा कि 2/3 बहुमत की आवश्यकता रहेगी उप प्रधान को उसके पद से हटाने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? तो बताइए, आप ऑप्शन देखिए और उसका आंसर दीजिए। ऑप्शन है आपके 2,39,582, 2,40,202, 2,12,585 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्या उत्तर रहेगा? आपका जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, क्योंकि भारत में जो पंचायतों की संख्या है वो है 2,83,274। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित होने चाहिए? ऑप्शन है 10%, 20%, 33% या फिर 50%। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा? इसका सही उत्तर रहेगा आपका 33% महिला आरक्षण रहता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, भारत में पंचायती राज स्थापित करने के वाले प्रथम 2 राज्य कौन से हैं? ऑप्शन है आपके राजस्थान और महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल, राजस्थान और आंध्र प्रदेश और राजस्थान और पंजाब। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान और पश्चिम बंगाल जो है वो भारत के 2 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना की थी। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। एक ग्राम पंचायत में ग्राम वार्डों से चुने हुए सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है। अब आपको बताना है कि इनकी संख्या कितनी होती है। 5 से 20, 7 से 17, 10 से 20 या फिर 5 से 9। बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 7 से 17। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल पे मॉर्निंग में 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास रहती है और मॉर्निंग में 9 बजे हिंदी की, शाम को 4 बजे संस्कृत की, शाम को 6 बजे मैथ्स की और रात को 10 बजे जीके जीएस की क्लास रहती है। फ्रेंड्स, ये सारे ही टॉपिक्स और ये सभी सब्जेक्ट जो हैं वो आजकल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसलिए आप ऐसा कतई मत समझिए कि ये फलाना टॉपिक हमारे एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है, क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड है, जो दायरा है वो काफ़ी बढ़ चुका है। कहीं से भी किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए आपको आपकी सीमाओं को बढ़ाना है, ना कि उनको सीमित रखना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए? ऑप्शन से आपके 3, 4, 6 या फिर 2। तो बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन डी, है ना, मतलब हर 6 महीने में एक मीटिंग होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? ऑप्शन है आपके 21 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 18 वर्ष। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर रहेगा वो है आपका ऑप्शन ए, 21 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? ऑप्शन है आपके वित्त आयोग के गठन से, संविधान संशोधन प्रक्रिया से, आपातकालीन उपबंध से या फिर निर्वाचन आयोग के गठन से। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अनुच्छेद 368 जो है वो भारत में के संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो आपको बताना है कि कौन सा जो संविधान का कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य के मंत्रिपरिषदों की अधिकतम संख्या को सीमित करता है। तो बताइए कौन सा संशोधन है वो? 57वां संशोधन, 91वें संशोधन, 93वें संशोधन या फिर 95वां संशोधन। तो आपके जो इसका उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, 91। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है? दल बदलने से, आरक्षण से, निर्वाचन से या अल्पसंख्यकों से? यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर रहेगा आरक्षण से। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? ऑप्शन से आपके संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग,
वित्त आयोग या फिर योजना आयोग। तो आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा है जो संवैधानिक संस्था नहीं है। तो आपका इसका उत्तर रहेगा वो होगा आपका योजना आयोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? आपको बताना है भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, कानून मंत्री या फिर महान्यायवादी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा आपका महान्यायवादी। भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी जो है वो महान्यायवादी होता है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्न में से क्या नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता है? ऑप्शन से आपके परिवार वंश, जाति वंश, गैर सरकारी संगठन या फिर विधानमंडल। तो आपका इसका सही उत्तर रहेगा विधानमंडल। बाकी के जो 3 ऑप्शंस हैं वो आपके नगरीय समाज के अंतर्गत आते हैं, है ना। परिवार वंश भी आएगा, जाति संघ भी आएगा और गैर सरकारी संगठन भी आएगा। बाकी विधानमंडल जो है वो नगरीय समाज के अंतर्गत नहीं आता है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हाथ से मेला उठाने के कार्य को भारत में कब प्रतिबंधित किया गया? आपके ऑप्शन है 1947 में, 1952 में, 1990 में या 1993 में। तो सही उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन डी 1993 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य उपयुक्त में से कौन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार एकल संक्रमणीय के मत के माध्यम से गुप्त मत द्वारा किए गए मतदान से चुना जाता है? आपको बताना है कि इनमें से कौन से पदाधिकारी हैं जो कि गुप्त मतदान की प्रक्रिया के द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन है आपका केवल 1 और 2 मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, केवल 1 और 3 मतलब राष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्य, 2 और 3 मतलब उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्य या फिर उपयुक्त सभी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आपका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन 1 और 2 यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो है वो गुप्त मतदान विधि द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न पर विचार करें। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निदेशक तत्व उपयुक्त में से भारत के संविधान का कौन सा भाग 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों की शिक्षा के प्रावधान की प्रतिस्थापना करता है? आपको बताना है कि भारत में जो 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का जो प्रावधान है वो किसके अंतर्गत आता है? मौलिक अधिकार के, मौलिक कर्तव्य के या फिर राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत? तो आपका जो इसका सही उत्तर रहेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी केवल किसके अंतर्गत आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका ऑप्शन 3 यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रहता है। आपको बताना है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का जो पद है वो कितने समय तक, उनका जो सर्विस टाइम पीरियड होता है वो कितने समय तक रहता है? ऑप्शन है आपके 5 वर्ष से 62 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक, 4 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु तक या फिर 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। तो बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा? इसका जो आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी 4 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक। वर्तमान समय में हमारे जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं वो हैं सुरेश एन पटेल जी, सुरेश एन पटेल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आपको बताना है भारत के संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन है आपके 122 के अंतर्गत, 172 के अंतर्गत, 178 के अंतर्गत या फिर 315 के अंतर्गत।
तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। इसका सही उत्तर है आपका 315 के अंतर्गत किया गया है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपको बताना है। 3:5, 3:4, 3:2 या फिर 2:4। तो बताइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, 3:2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा हासिल हुआ है। बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत मतलब ज्वलंत मुद्दा रहा था ये पिछले वर्ष। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। इसका सही उत्तर रहेगा आपका आर्टिकल 370। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 द्वारा जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा हासिल है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के पर। अब वो नहीं है ना, अब वो आर्टिकल हटा दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया है। आपको बताना है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत हिंदी को जो है वो भारत की शासकीय भाषा घोषित किया गया है। ऑप्शन है आपके 315, 370, 343 या फिर 51A। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 343। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। त्रिपुरा को कब भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल हुआ। आपको बताना है त्रिपुरा को भारत में कौन से वर्ष में पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल हुआ था। ऑप्शन है आपके 1947, 1956, 1972 या फिर 1975। तो आपका इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, 1972 में। जब त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था उसी दिन उसी समय मतलब मणिपुर को भी एक पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसको संविधान की आत्मा कहा गया। आपको बताना है कि संविधान की आत्मा किसको कहा गया है। संविधान की प्रस्तावना को, मूल अधिकारों को, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को या फिर राष्ट्रीय ध्वज को। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है। आपका सही उत्तर रहेगा संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कृषि आयकर लगाया जाता है। आपको बताना है भारत में जो कृषि आयकर है वो किन सरकारों द्वारा लगाया जा सकता है। स्थानीय सरकारों द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा, केंद्र सरकारों द्वारा या फिर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा। तो आपका सही उत्तर रहेगा इसमें राज्य सरकारों द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का एकमात्र राज्य जहां सामान्य सिविल कोड का प्रावधान है। आपको बताना है कि भारत का एकमात्र ऐसा राज्य कौन सा है जहां पे सामान्य सिविल कोड का प्रावधान है। ऑप्शन है आपके गोवा, जम्मू एंड कश्मीर, केरल या फिर आसाम। बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो रहेगा आपका गोवा। अगले प्रश्न को देखते हैं। राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में संवैधानिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह कथन किसका है। आपको बताना है कि यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन है आपके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा आपका डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का कथन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक विक्षिप्ति भारतीय दंड संहिता के किस धारा में सन्निहित है। आपको बताना है कि मानसिक विक्षिप्ति जो है वो भारत दंड संहिता के किस धारा में सन्निहित है। धारा 88, धारा 83, धारा 84 या फिर धारा 86। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर रहेगा धारा 84 में मानसिक विक्षिप्ति जो है वो भारतीय दंड संहिता की
धारा 84 में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सूचना का अधिकार मतलब आरटीआई जिसे कहते हैं, उसके लिए कौन सा कथन सही है? यह एक राजनीतिक अधिकार है, यह एक संवैधानिक अधिकार है, यह एक विधिक अधिकार है, या फिर यह एक सामाजिक अधिकार है? तो बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर जो है वो 2 रहेंगे। ये एक संवैधानिक आधार भी है, अधिकार भी है, और ये एक विधिक अधिकार भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। और अगर आपको कुछ और भी हमारी क्लासेस में कुछ और चेंजेस चाहिए, या फिर आपको ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, या फिर जो आप पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं कि क्लासेस में किस तरीके का नया चेंजेस किया जा सकता है, या फिर और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की किस तरह के इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आपके जो कमेंट हैं वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेंगे। आप जितना कमेंट करेंगे, जो हमें बताएंगे, नए नए आइडियाज़ देंगे हमारी क्लास के इम्प्रूवमेंट के लिए, तो उसके लिए हम आपके बहुत ज़्यादा आभारी रहेंगे। और प्लीज़ क्लास को शेयर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारी क्लासेस से जुड़ सकें। और अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं सुबह 8 बजे की करंट अफेयर की क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट। Thank you for watching this video.